कर दिया। क्या आपको नहीं लगता कि आप आईएसआई और पीएफआई जैसे संगठन को, जो कि हमारे देश को टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं, या टुकड़े टुकड़े गैंग के जो सदस्य हमारे यहाँ हैं, उसके लिए आप उनकी मदद करते हैं? आपको उसके लिए बधाई नहीं देनी चाहिए कि आज जो है ये कम हो गया? 2000 का नोट जो है रीमोनेटाइज हो रहा है, और 2000 नोट जो कांग्रेस ने बचा के रखा है वो निकाल के ले आइए, जनता के बीच में ले आइए। नहीं तो एक दिन यदि घोषणा कर देंगे कि वो 2000 का नोट इतने तारीख से खत्म हो जाएगा, तो आप लोग परेशानी में पड़ जाएंगे। इसके बाद सभापति महोदय, There is a dangerous fascism rising in India. It is incumbent upon all of us to stand up to it. Powerful and continuing nationalism that is searing into our national fabric. It is superficial, it is xenophobic, and it is narrow. It is a lust to divide. It is not a desire to unite. It is xenophobic, sir. There is no room for professional hecklers inside the corridors of this great hall. There is no room. People who have lived in this country for 50 years are having to show a piece of paper that will prove that they are Indian. In a country where ministers cannot produce degrees to show that they graduated from college, you expect dispossessed poor people to show papers to show that they belong to this country. There is no one slogan that can show any Indian that they are a patriot. There is a resounding disdain for human rights that is permeating every level of government. The lynching of citizens in broad daylight is being condoned. From Pehlu Khan in Rajasthan last year to Mr. Ansari in Jharkhand yesterday, the list is not stopping. There is an unimaginable subjugation and controlling of mass media today. 5 of the largest news media organizations in India are today either indirectly controlled or indirectly debted to one man in this country. TV channels spread a majority of airtime broadcasting propaganda for the ruling party. Every lie that you put out, you repeat and repeat till it becomes the truth. This is the Goebbels doctrine. You talk of Namdar and Kamdar. Let me tell you, the Congress party may have put up 36 dinners since 1999 in Parliament, but the BJP has put up 31. There is fear pervading everywhere. The achievements of the army are being usurped by in the name of one man. Is this correct? New enemies are being created every day. Religion. मैं एक ऐसा शख्स हूं, अखिलेश जी सुनिए आराम से, मेरे ऊपर कांग्रेस और जेएमएम ने 44 केस किए। मेरे 80 साल 85 साल के माँ पिताजी के ऊपर केस हुए। गैलरी में मेरी वाइफ बैठी हुई है, मेरे बच्चे बैठे हुए हैं, उनके ऊपर केस हुआ, भाई के ऊपर केस हुआ, और सरकार ने आरटीआई मैंने मंगाया है 10 करोड़ रुपया हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मेरे से केस लड़ने के लिए किया। मैं जब चुनाव लड़ने के लिए गया, राहुल गांधी जी की यात्रा हुई, मल्लिकार्जुन खड़गे का 2 कार्यक्रम हुआ, प्रियंका गांधी जी गई, उन्होंने कहा कि मैं चैम्बर में बैठा रहता हूं, और मैंने कहा कि मैं मोदी का सिपाही हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूं, और मैंने वचन लिया, प्रण लिया कि मैं जनता के पास वोट मांगने नहीं जाऊंगा। 2 मार्च को पार्टी ने मेरा टिकट अनाउंस किया, 2 मार्च को मेरा चुनाव 1 जून को हुआ। 90 दिन के पूरे कैंपेन में मैंने जनता से वोट नहीं मांगा, और मैं यहां पार्लियामेंट में जीत कर आया, आपको हरा कर आया हूं। जिस क्षेत्र से हेमंत। दोस्तों नमस्कार, नेक्सन न्यूज़ के खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से मैंने अपने वीडियो बनाने का तरीका कुछ बदला है। मैं राजनीति के कुछ चर्चित और कुख्यात लोगों के बारे में अपने वीडियो के जरिए आप सबके सामने लाने का प्रयास कर रहा हूं। आप मुझे ज़रूर बताइए कि ये मेरा प्रयास, ये मेरा परिवर्तन और बदलाव आपको कैसा लग रहा है। मैं राजनीति के उन चमकते हुए सितारों के बारे में भी बताऊंगा, और उन लोगों के बारे में बताऊंगा जो अपनी नफरती भाषण और स्वार्थी सत्ता के लिए किस तरीके से दूसरे राजनीतिक दलों के नेताओं के प्रति अपनी भड़ास निकालते हैं। उनके बारे में
नफरती बातें करके, झूठ बोलकर और हमेशा झूठ के सहारे उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, जिस तरीके से आप जान रहे हैं आज का माहौल जो है, राजनीतिक माहौल है, उसमें पत्रकारिता, निडर पत्रकारिता और निष्पक्ष ईमानदार पत्रकारिता करना कितना जटिल होता जा रहा है। आज के समय में सच बोलने की सज़ा अगर किसी को मिल रही है तो वो पत्रकार है। पत्रकार को सिर्फ इस बात की चिंता रहती है कि लोग उनके बारे में, उनके कामों की सही समीक्षा करें, तारीफ़ करने की जगह तारीफ़ की जाए, और अगर उनकी कोई कमी नज़र आए या उनकी वीडियो में कोई कमी नज़र आए तो उसकी आलोचना भी करनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोग के बीच में शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, इसके साथ साथ लोगों को प्रोत्साहित करें कि देश की सच्ची पत्रकारिता और ईमानदार पत्रकारिता को आपका सहयोग और बढ़ावा बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है, पिछले 10 साल से यानी 2014 से जब से सत्ता परिवर्तन हुआ है, देश में प्रधानमंत्री के रूप में भाजपा के नेता नरेंद्र मोदी ने सत्ता की कमान संभाली है, तब से कुछ ऐसे मनबड़ नेता हैं, भाजपा के सांसद हैं और उनके प्रवक्ता हैं, इसने इस तरीके से विपक्ष के बारे में कुछ भी कहने से नहीं चूक रहे हैं, क्योंकि उनको सत्ता और सीधे सीधे ये कहा जाए कि देश के प्रधानमंत्री की खुली शह है कि आप कुछ भी किसी के बारे में कुछ भी कह सकते हैं, वो आपके 100 खून भी माफ़ कर देंगे। यही वजह है कि धीरे धीरे लोगों के दिमाग में ये बैठाया जा रहा है कि सत्ता जिनके हाथों में है, देश उन्हीं हाथों में सुरक्षित है। लोगों के दिमाग में, दिलो दिमाग में झूठे सच्ची बातें करके ये बैठाया जा रहा है कि जो विरोधी दल है वो देश के दुश्मन है और जो देश पे राज कर रहे हैं वही देश के सच्चे हितैषी हैं। यानी देश का मतलब सत्ताधारी दल, यानी देश का मतलब नरेंद्र मोदी। इस तरीके की बातें दिमाग में बैठाई जा रही हैं कि सत्ता के विरोध में जो कोई वो आवाज़ उठाता है तो वो देश का दुश्मन है। लोगों के दिलो दिमाग में ये पिछले 10 साल में यही सब बैठाया गया है, और इन सब चीज़ों के साथ में देश की जो प्रमुख मीडिया है, यानी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, बड़े बड़े टीवी चैनल्स हैं, पत्रिकाएं हैं, उनको ये निर्देश मिल रहे हैं कि आप केवल सत्ता का उजला पक्ष ही सामने रखें और इसके विरोध में, इसके अलग उलट विपक्ष को एक विलेन के रूप में दिखाया जाए, जिसका असर ये पड़ रहा है कि लोगों के दिलो दिमाग में ये बैठ गया है कि जो अखबार में या टीवी पे दिखाया जा रहा है केवल वही सच है। और गोदी मीडिया, अपोजिशन दल ने इस प्रकार की मीडिया से जुड़े लोगों को एक संज्ञा दे रखी है। उनका कहना है कि सत्ता की लोलुपता में जिस तरीके से मीडिया चरम चुंबक की तरह उनकी चरण वंदना कर रहा है, उससे साफ जाहिर है कि मीडिया और सत्ता अब एक हो गई है और उसका काम सिर्फ जनता को बरगलाना और विपक्ष के खिलाफ एक मिशन छेड़ देना है। ये साफ जाहिर हो रहा है कि इस काम में सत्ता, मीडिया और जितनी भी सरकारी जांच एजेंसियों तथा स्वायत्त संस्थाएं हैं वो एक पक्ष में खड़ी, सत्ता के साथ खड़ी दिख रही हैं। यहाँ तक भी लोगों को ये लगने लगा है कि जांच एजेंसियों के साथ साथ चुनाव आयोग और कुछ हद तक अदालतें भी सत्ता के साथ, सत्ता के पक्ष में खड़ी दिख रही हैं। इस चीज़ को कई नमूनों के साथ मैं आपको बताने जा रहा हूं। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें।
बीजेपी वस्तुतः महिला विरोधी है और इसका प्रमाण वो बार बार देते हैं। बीजेपी के पूर्व सांसद और अब कालका जी दिल्ली में उनके विधायक उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी जी का प्रियंका गांधी जी के संदर्भ में दिया हुआ बयान न सिर्फ शर्मनाक है पर उनकी असली कुत्सित महिला विरोधी मानसिकता को दिखाता है। जिस आदमी ने सदन में खड़े होकर अपने साथी सांसद को गंदी गंदी गालियां दी हो और उसकी कोई सजा, उसका कोई खामियाजा ना भुगता हो, उससे क्या ही उम्मीद की जा सकती है। लेकिन क्या इस घटिया भाषा, इस घटिया बयान के लिए बीजेपी की महिला नेत्रियां, महिला बाल विकास मंत्री, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और खुद प्रधानमंत्री जी कुछ बोलेंगे? असलियत तो यह है कि इस महिला विरोधी भाषा, इस महिला विरोधी सोच, इस कुत्सित मानसिकता के जनक तो खुद मोदी जी ही हैं। जब वो चुनावी सभाओं में मंच से मुजरा, मंगलसूत्र, बेटियों को कोई छीन कर ले जाएगा जैसे शब्द बोलते हैं तो उनके नीचे वाले उन्हीं का अनुसरण करते हैं, वो और क्या बोलेंगे। लेकिन ये घटिया सोच है, ये घटिया मानसिकता है और इसके लिए न सिर्फ रमेश बिधूड़ी को बल्कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को हाथ जोड़ के माफी मांगनी चाहिए। ये सिर्फ एक महिला प्रियंका जी के अपमान का मामला नहीं है, ये आधी आबादी के अपमान का मामला है। 2024 के आम चुनाव के पहले यानी 2014 से 2019 के बीच में जो दो आम चुनाव हुए उसमें किसी भी नेता की कोई क्वालिफिकेशन नहीं, सिर्फ वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रियता के आधार पर जीतते हैं। उनको तो ये था कि वो उनकी कोई भी हैसियत नहीं है, सिर्फ नरेंद्र मोदी के नाम पे उनको जनता वोट देने के लिए तैयार थी। लेकिन 2024 में जिस तरीके से विपक्ष एकजुट हुआ यानी इंडिया ब्लॉक जिस तरीके से एकजुट हुआ, उन्होंने ये एहसास करा दिया भारतीय जनता पार्टी को कि अब आपके उल्टी गिनती शुरू हो गई है। यानी 400 का सीट का सपना देखने वाले लोग 240 पे आके सिमट गए। यानी वो इनका ये इरादा था 2024 में, ये अफवाहें फैलाई जा रही थी कि अब की बार 400 पार, लेकिन इंडिया गठबंधन ने उनके इस सपने को चकनाचूर कर दिया और वो 240 पे आके सिमट गए। लोग तो ये भी कहते हैं कि इस बार उनकी सीटें 200 से भी कम आती, लेकिन सत्ता और चुनाव आयोग के ईवीएम के सहारे, साथ में मीडिया का सहयोग इस तरीके से उनके साथ था कि वो सबको बेवकूफ़ बनाने की स्थिति में दिख रहे थे। लेकिन जनता ने भी इस बार ये तय कर दिया कि वो किसी न किसी तरीके से भाजपा को ये एहसास कराएंगे कि हर बार उनकी साजिशें और षड्यंत्र कामयाब नहीं होंगे। ये देखा जा रहा है कि पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी में कुछ नेता ऐसे हैं जो कि सत्ता पक्ष में विपक्ष के नेताओं के बारे में कुछ भी अंट-शंट या झूठी सच्ची टिप्पणियां करके जनता को बरगलाने का काम करते हैं। उनमें कुछ सांसद हैं, कुछ नेता हैं, ख़ास तौर से पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो मीडिया में जाकर जिस तरीके से विपक्ष के नेता को कोसने और गाली देने का काम करते हैं और उनका साथ खुले रूप से गोदी मीडिया यानी मेन स्ट्रीम मीडिया, टीवी बहस और डिबेट्स में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़े दिखते हैं, सरकार की वाहवाही करने में दिखते हैं, वहीं पे विपक्ष को एक कार्यकर्ता के रूप में भी ह्यूमिलेट करने की कोशिश करते हैं। ऐसी टीम में ऐसे लोगों के बीच में कुछ नाम तो खास हैं, जैसे कि अनुराग ठाकुर जो कि 10 साल तक, पिछले 10 साल तक वो मंत्री, केंद्र में मंत्री रहे। दूसरी मनोज तिवारी, निशिकांत दुबे, ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो कि सिर्फ विपक्ष को कोसने का काम करते हैं। वक्त देना चाहिए था अभी और एकाएक जो फैसला है उसे कैसे देखते हैं? मुझे लगता है सबसे बड़ा विरोधाभास इस बात का है कि एक व्यक्ति पर आपने कुछ आरोप लगाए, लांछन लगाए, हर व्यक्ति खड़ा होकर सदन में उस पर बोल रहा था, पर उनको बोलने का और सफाई देने का मौका नहीं दिया गया। मुझे लगता है कि ये न्यायोचित नहीं है। सबसे पहले तो अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर ये गलत है, पहली बात। दूसरी बात, कमेटी ने पहली लाइन में कहा कि ये गिल्टी है, इनको निष्कासित कर दो, और दूसरी लाइन में कह रही है कि इसकी और इंक्वायरी होनी चाहिए। तो जो आपने पहले ही किसी को गिल्टी मान लिया तो उसकी इंक्वायरी की क्या बात करें? तो ये बहुत सारे विरोधाभास
बीजेपी के दबंग नेताओं और सांसदों के बारे में जब बात की जाती है तो उनमें एक नाम निशिकांत दुबे का भी आता है। जब भी कोई संसद सदन में कोई कांग्रेस के ऊपर हमला करना होता है तो या राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी को घेरने की जब कवायद होती है तो उसमें निशिकांत दुबे सबसे आगे खड़े होते हैं। जब भी राहुल गांधी की सदस्यता को लेकर संसद की तरफ से विरोध शुरू किया गया तो सबसे पहले निशिकांत दुबे ने उनकी सदस्यता ख़त्म करने की बात कही थी। इसी तरीके से निशिकांत दुबे और टीएमसी की सांसद, लोकसभा सांसद महुआ मोइत्रा और निशिकांत दुबे के बीच में कई बार सदन में नोकझोंक और कहासुनी देखी गई है। यहाँ तक कि निशिकांत दुबे पर जब महुआ मोइत्रा ताबड़तोड़ हमले करती हैं, उनकी क्वालिफिकेशन को लेकर करती हैं, उनके ऊपर अपराधों के बारे में जिक्र करती हैं, तो निशिकांत दुबे एकदम से बौखलाकर उनके प्रति ऐसी महिला के प्रति ऐसी अभद्र टिप्पणी करते हैं जिसको सुनकर पूरे विपक्ष उनके खिलाफ में आवाज़ उठाता है। यहाँ तक कि जब उनकी शिक्षा के बारे में महुआ मोइत्रा ने 3 साल पहले ये एक एप्लीकेशन देकर लोकसभा सचिवालय को देख कर कहा था कि उनकी जो चुनाव आयोग को जो उन्होंने एफिडेविट में अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बताया वो फेक है। यानी चुनाव आयोग में जो उन्होंने अपनी क्वालिफिकेशन MBA की सर्टिफिकेट के बारे में जानकारी दी वो एक फेक डिग्री है। इस बात के प्रमाण दिए जा चुके हैं। उनके इस फेक डिग्री के बारे में जब RTI के द्वारा दिल्ली यूनिवर्सिटी में इस बारे में जानकारी मांगी गई तो उन्होंने साफ कहा कि हमारे यहाँ से निशिकांत दुबे ने कोई भी ऐसी डिग्री या कोर्स नहीं किया है। सिर्फ इतना प्रूफ देने के बावजूद लोकसभा की तरफ से लोकसभा सचिवालय ने भारतीय जनता पार्टी के इस फर्जीवाड़े की इस एजुकेशन लेकर जिस तरीके से MP निशिकांत दुबे का बचाव किया उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। लेकिन जब निशिकांत दुबे ने महुआ मोइत्रा के खिलाफ में लोकसभा में ये शिकायत दर्ज कराई कि उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा भंग करने के लिए उन्होंने अपने ईमेल एड्रेस का गलत दुरुपयोग किया, उन्होंने ये आरोप लगाया कि उन्होंने विदेश में रहते हुए उनके ईमेल एड्रेस का कई बार किसी और ने उपयोग किया है। इस तरीके से निशिकांत दुबे और अन्य लोगों ने मिलकर, भाजपा सांसदों ने मिलकर महुआ मोइत्रा की पिछले साल संसद सदस्यता खत्म कराने की साजिश की।